दांगी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। दांगी परिवार सदस्य के सभी टीम के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम और उनको बहुत धन्यवाद कि वो इतना अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं जिससे कि समाज के सभी वरिष्ठ जन और समाज के जितने भी हमारे नवयुवक हैं सभी अपनी सहभागिता इसमें दे पा रहे हैं। आज हमारा विषय था एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी से संबंधित, उसमें कैसे तैयारी की जाए और कितनी रिस्क होती है, कितना क्या पढ़ना होता है और फ्यूचर प्लान क्या होता है। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कृपया कोई भी कमेंट कर दे। अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दे कोई भी। देवराज जी, अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले हम कैटेगराइजेशन करते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो भविष्य में अपनी तैयारी करने के बारे में सोच रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी तैयारी कर रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि तैयारी कर रहे हैं और एकदम लास्ट फेज में है। उनमें से एक मैं भी हूँ कि बस अब 1-2 साल और हम ट्राई करेंगे, उसके बाद में छोड़ देंगे। एक लंबी प्रक्रिया होती है, अगर हम बचपन से तैयारी करें तो शायद उतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी जो मुझे देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, जो भी बच्चे हैं और जो कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या पीएससी की तैयारी करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो लोग इस बात का विषय ध्यान रखें कि एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। सबसे पहले हमें निर्धारित करना है कि कोई भी सभी एग्ज़ाम के लिए हमें तैयारी नहीं करना है। कोई भी अपना एक लक्ष्य चुने कि हाँ, हमें इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है और उसी के लिए फिर पूरी तरह से समर्पित हो। क्योंकि जितने डिपार्टमेंट है और जितने एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी है, यूपीएससी, एमपीपीएससी, व्यापम से जितने एग्ज़ाम होते हैं, सभी की जो डिमांड होती है वो अलग अलग है। सभी एग्ज़ामिनेशन में उन्हें जो चीज़ें चाहिए होती है वो हम चाहें कि सभी एग्ज़ाम की तैयारी करें और सभी में सफल हो जाएं, तो ऐसा थोड़ा सा कठिन होता है। मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, मुझसे बैंक क्लर्क का भी क्लियर नहीं हुआ, एसएससी का भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन एमपीपीएससी क्लियर हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने तैयारी अपनी एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए की थी या यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए की थी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यूपीएससी को भी लेके चल रहे होंगे, संघ लोक सेवा आयोग, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो एमपीपीएससी को लेके चल रहे होंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि दोनों की जो रूपता है वो अलग अलग है। तैयारी करें तो सिर्फ यूपीएससी की करें तो उसी के लिए करें, और एमपीपीएससी के लिए करें तो सिर्फ और सिर्फ एमपीपीएससी के लिए करें। फिर और कोई ऐसा एग्ज़ाम हम नहीं देखेंगे, ना तो सब इंस्पेक्टर एसआई का एग्ज़ाम देखेंगे, ना व्यापम का देखेंगे, बस इसी के लिए लगे रहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है इसमें कि हमारा बेस अच्छा हो। कहते हैं ना, नींव अच्छी हो तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी। तो बेस अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत विस्तृत सिलेबस होता है इसमें, और अगर बेस अच्छा नहीं है तो वो उतना अच्छा से हम नहीं समझ सकते हैं। और जिस तरह से कंपटीशन है वर्तमान में, तो बहुत ही ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत हमें होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक किताबें। बेसिक किताबें, अब बेसिक किताबें क्या है? हमारी एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स नहीं है तो एमपी बोर्ड की कोई सी भी बुक्स। कोई सी भी का मतलब है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। एमपी बोर्ड की बुक्स है तो वो, एनसीईआरटी है तो वो है। सभी सब्जेक्ट की ले लीजिए, इंग्लिश और मैथ्स को छोड़कर बाकी जितने सब्जेक्ट है, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, जो भी है आप पढ़ लीजिए एक बार। एमपी बोर्ड भी पढ़ सकते हैं और
एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। और उसमें ध्यान रखें कि जो अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी आती है उसको भी याद करते रहें, फ्यूचर में जाके वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हम उसमें देखेंगे कि आपने अगर बेस अच्छा कर रखा है तो आपको बाद में जो चीज़ें हैं सिलेबस देखते रहें, उनमें समझने में बहुत आसानी होगी और कहीं ना कहीं आप दूसरे बच्चों से अधिक सफल होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने परिवार, अपने दोस्तों से आप बात कीजिए, उनका पूरा सपोर्ट होना चाहिए। उनसे बताइए कि हमें कभी दबाव में ना रखें, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया होती है और इसमें धैर्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। और जो तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने का, तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि एक बार कोचिंग ज़रूर करें। बिना कोचिंग के वर्तमान में जो सिचुएशन है, इसकी तैयारी करना थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा कठिन है। और ओमकार जी, एमपीपीएससी के लिए एनसीईआरटी ठीक रहेगी? ठीक नहीं रहेगी। एनसीईआरटी या एमपी बोर्ड की बुक्स आपका बेस क्लियर करती है ना। मान लो अगर मैं कहूँ आपसे कि उर्दू पातन क्या होता है, वो आएगा, लेकिन आपको पता कहाँ से चलेगा कि उर्दू पातन क्या होता है, शीतलन क्या होता है, संवहन क्या होता है ना। तो ये चीज़ें आपको बेसिक किताबें एमपी बोर्ड या एनसीईआरटी से पता चलेगी। फिर हम एग्ज़ाम की तैयारी को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करेंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जब आप, हाँ, कोचिंग बहुत ज़रूरी है भैया। ओमकार दांगी जी, कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्तमान की सिचुएशन देखते हुए। मैं बताऊंगा कोचिंग कौन सी करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सब मैं बताऊंगा। जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो इसके तीनों फेज को ध्यान में रखिए। प्रीलिम्स को भी ध्यान में रखिए, मेंस को भी ध्यान में रखिए और इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए अपनी पर्सनालिटी को बदलिए, अपने बोलने चलने का तरीका बदलिए, अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। कुछ दिन के लिए तो गैप गैप कर ही सकते हैं। जो पुराने दोस्त हैं उनको छोड़ के अच्छे दोस्तों को बना सकते हैं। कुछ टाइम के लिए, 2 साल 3 साल, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो, आप सारी चीज़ों से दूर रहिए और अच्छा माहौल बना के रहिए। पढ़ाई जब आप करना स्टार्ट कर दे तो कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। नींद पूरी लें। एक आप लिख के रख लीजिए, एक फंडा: खाना, सोना और फिर पढ़ना। जितना अच्छा हो उतना अच्छा खाइए, उसके बाद में जितना सो सके उतना सोइए। आप 10 घंटे सोइए, 11 घंटे सोइए, 12 घंटे सोइए, अच्छी नींद लीजिए। उसके बाद में जो टाइम बचे उसमें आप पढ़ाई कीजिए, क्वालिटी पढ़ाई। और फिट रहने के लिए थोड़ा सा व्यायाम अगर आप कभी कर सकें तो आधा घंटा पर डे व्यायाम जरूर करें, योगा प्राणायाम कर सकते हैं। और जब आप पढ़ाई कर ही रहे हैं तो इसमें किसी भी तरह से कंजूसी ना करें, अच्छी जगह रहें, अच्छे माहौल में रहें, अच्छी किताबें खरीदें, अच्छी कोचिंग करें। क्योंकि कर ही रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि जितना खर्च होगा उसका अगर 10% और खर्च हो जाए लेकिन हमें अच्छी चीज़ें मिले तो हमारे सिलेक्शन के चांस अधिकतम हो जाते हैं। बीच बीच में असफलता भी आपको आएगी, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धैर्य रखिए। असफलता ही व्यक्ति को परिपक्व बनाती है। आप जितनी बार असफल होंगे, मुझे लगता है कि आप उतने अच्छे अधिकारी बन के उभरेंगे। अब उसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बार असफल होना है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि आप उससे निराश ना हो और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहें। उसके लिए सबसे अच्छा फंडा है कि महापुरुष जितने हुए हैं उनकी जीवनी आप पढ़ते रहें। महापुरुषों की जीवनी आप पढ़ते रहें, वो आपको मोटिवेट करेगी, आपका धैर्य बना रहेगा। और समाज में कुछ अनवांटेड लोग भी होते हैं जो आपका मोरल डाउन करने के लिए हमेशा रहते हैं, तो उन लोगों की बातों को दिल पे कभी ना लें और अपने धैर्य की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं, तो ऑनलाइन कोचिंग अगर कोई करवा रहा हो तो मेरे हिसाब से तो वो ऑनलाइन आप मत कीजिए। हाँ, थोड़ी बहुत आप ऑनलाइन, बहुत सारी वेबसाइट है, ओनली आईएएस है, उस पर डेली करंट न्यूज़ अपडेट और बहुत सारे पेजेस है। आप जैसे अगर डालेंगे ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप पे या
गूगल भी करेंगे एमपीपीएससी के लिए नोट्स वगैरह, तो ऑनलाइन आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब देंगे ओमकार जी। थोड़ा सा हम अपना एक काम है पूरा करते हैं, उसके बाद में अब पर्सनल बातें भी करेंगे। एमपीपीएससी की तैयारी के बारे में मैं बात करूंगा, यूपीएससी के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि यूपीएससी की अप्रोच अलग हो जाती है, एमपीपीएससी की थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है। अगर कोई चाहता है कि दोनों चीज़ें हम लेके चले तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। एमपीपीएससी के लिए सबसे पहले घटना चक्र जो मैगजीन आती है इंदौर से, जो सुधीर वाघेला जी का पब्लिकेशन है, तो वो मैगजीन आप कंटिन्यू पढ़िए। उसका करंट अफेयर पढ़ सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। करंट अफेयर मेरे हिसाब से जब भी पढ़ना चाहिए जब हमारा एग्ज़ाम आ रहा हो, उसके पहले करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहें, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम, इस तरह की चीज़ें आप पढ़ते रहें। तो घटना चक्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें टॉपर्स के इंटरव्यू आते हैं, तो आप वो ज़रूर पढ़िए। क्योंकि मेरी अप्रोच जो है, हो सकता है मुझसे भी किसी और दूसरे व्यक्ति की अप्रोच अच्छी हो, तो आप वो ज़रूर कीजिए कि घटना चक्र में जो टॉपर्स के रिव्यूज़ आते हैं, उनके इंटरव्यू आते हैं, आप वो पढ़िए। आपको बहुत अच्छा अ, मार्गदर्शन वहाँ से मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन वहाँ से मिलेगा। फिर हम बात करते हैं कि टाइम टेबल की। कुछ लोग कहते हैं कि हमें टाइम टेबल बना के पढ़ें या बिना पढ़े। तो मैं तो अपनी बात करूँ तो मैं तो कभी टाइम टेबल नहीं बनाना पाया हूँ, लेकिन हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों का टाइम टेबल होना ज़रूरी है। खाने का, सोने का और नहाने का, ये चीज़ें टाइम से हो। बाकी आप कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो इच्छा हो वो पढ़े। अगर एक सब्जेक्ट से आप बोर हो गए तो तुरंत दूसरा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी में पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वो भी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो आप ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मोबाइल से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। राज्यसभा टीवी में बहुत अच्छे प्रोग्राम है जो हमारी अप्रोच को अच्छा बनाएंगे। बेशक आपके एग्ज़ाम में वो ज़्यादा काम चीज़ें नहीं आएगी राज्यसभा टीवी की, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, इंटरव्यू में आपका योग्यता बढ़ाने के लिए राज्यसभा टीवी के बहुत सारे प्रोग्राम है। ग्राउंड रिपोर्ट है, राज्यसभा टीवी विशेष, उसमें लगभग सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें, डिबेट्स आते हैं बहुत सारे जो लॉन्ग टाइम में हमें बेनिफिशियल रहेंगे, हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। हमारा जो होल नॉलेज जो रहेगा उससे बढ़ेगा। इसके बाद में जो लोग तैयारी के अंतिम फेज़ में है वो तो खैर बहुत सारे लोगों से मिल चुके होते हैं, और अगर आपका फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी में बदलिए, स्ट्रेटजी अपनी चेंज कीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि नोट्स बनाए या नहीं, तो नोट्स का ऐसा है कि सिलेबस अनियमित है, सिलेबस अनियमित है। मुझे नहीं लगता कि कोई पूरे सिलेबस को पढ़ सकता है। ऐसा कुछ उसमें छोड़ा ही नहीं है जो दुनिया में ना होता हो और वो पीएससी ने या यूपीएससी ने छोड़ दिया होगा। हाँ, राज्यसभा टीवी बेनिफिशियल फॉर, हाँ बिल्कुल बेनिफिशियल है। इसके बहुत अच्छे प्रोग्राम है, ग्राउंड रिपोर्ट है, राज्यसभा टीवी विशेष है, और उसमें बहुत सारे डिबेट्स है। एक आता है अर्थनीति, वो भी बहुत अच्छा है। आपका अर्थनीति आप देखेंगे, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन जब देखना स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे ये कंडीशन आएगी कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग, और डिबेट के लिए या लिखने के लिए मेंस में, राइटिंग में आपको बहुत काम आएगा। तो नोट्स से बनाने की बात कर रहे थे हम, तो नोट्स से बनाना तो बहुत कठिन है, लेकिन इतना कर सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स बना दें, ताकि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले हम उनको एक ऊपरी निगाह से देख लें। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी हम रिवीजन करवाएं, चीज़ें अपने दिमाग में रहे। लेकिन एकदम चाहें कि पूरा नोट्स बना ले तो वो असंभव है। और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। जो लोग आपके मोरल को डाउन करते हैं उनसे तो दूरी बना ले टाइम से, उनसे मतलब ही ना रखे। हम लोगों को भी बहुत परेशानी आई है, बहुत लोग डिमोटिवेट करते हैं कि क्या होना है तुम्हारा, कुछ नहीं कर पाओगे, खेती भी नहीं कर पाओगे, ऐसी चीज़ें हैं। तो जो लोगों से, ऐसे लोगों से दूर रहें, उनसे बात ही ना करें, ना उनसे मिलें। और हमारा समाज एक प्रगतिशील समाज है, विकासशील समाज है। एक ऐसे फेज में चल रहा है जब पुराने लोग और नए लोगों के जो विचार है वो आपस में मतभेद उत्पन्न करते हैं।
तो ज़रूरी है कि किसी की सुने ही ना, सुनो सबकी करो मन की। अब मैं कह रहा हूँ कि सुनो ही मत, क्योंकि फालतू में आपके दिमाग को के बोझ को बढ़ाएगी, या आप ऐसे लोगों से मिलना जुलना ही छोड़ दे जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। अब ऑनलाइन पढ़ने की बात हो रही थी, तो मेरा मानना है कि ऑनलाइन कम से कम पढ़ें, जितना हो सके आप कोचिंग से पढ़े या कोचिंग नोट्स से पढ़े या किताबों से पढ़े। ऑनलाइन मोबाइल में बहुत सारे आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ भी लोगे लेकिन आपके दिमाग में वो शायद उतना नहीं रहेगी जितना आप ऑफलाइन किताब में बुक्स में हाइलाइटर या मार्कर लेके करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली ना जाएं। हम लोगों ने गलती की, हम बहुत समय तक तो समझ नहीं पाए कि यूपीएससी की तैयारी करें या एमपीपीएससी की। 2-3 साल यूपीएससी के लिए तैयारी करते रहे, फिर लगा कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे यूपीएससी, तो फिर हम एमपीपीएससी पर आए। तो शायद उतनी अच्छी रैंक कभी हमें मिल नहीं पाई है, 2-2 बार सिलेक्शन होने के बावजूद भी बहुत अच्छी जगह हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन ठीक है, कभी कभी किस्मत भी होती है कि मेरा 2 बार सिलेक्शन हुआ और दोनों बार एक ही डिपार्टमेंट मुझे मिला, तो हो सकता है कहीं ना कहीं जेल योग होगा किस्मत में, तो वो पूरा कर लें अधिकारी बन के। कभी ऐसा नहीं हो कि बंदी बन के आना पड़े जेल में, अगर जेल योग है तो अधिकारी बन के ही पूरा करके जाएंगे यहाँ से। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उसका भी सदुपयोग करें आप, सभी लोग फ्री है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं 2 या 3 बार। और थोड़ा सा ये है कि सिलेबस अनलिमिटेड है, तो आपकी दिमाग की कैपेसिटी भी इतनी होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें आप ज़रूर करें, ध्यान, योग, प्राणायाम, और थोड़ा खाने पीने में जैसे चीज़ें होती है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो वो चीज़ें आप ज़रूर लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग की कैपेसिटी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छा नहीं खाएंगे तो बहुत सारे हार्मोन होते हैं, मेलाटोनिन, सेराटोनिन और बहुत सारी चीज़ें होती है। अब ये बायोलॉजी वाले या डॉक्टर लोग बताते हैं, आयुर्वेद भी कहता है कि जैसे शरीर को कुछ काम करने के लिए ताकत की ज़रूरत है, अगर आप दिमागी काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो दिमाग को भी तो ज़रूरत लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो हाँ, बताऊंगा हाउ टू डू चूज़ राइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बुक्स, ये भी मैं बताऊंगा, अभी आता हूँ थोड़ी देर में। अब एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंदौर जाइए, भोपाल जाइए, आप दिल्ली कभी मत जाइए। और यूपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप कहीं भी मत रुकिए, डायरेक्ट दिल्ली जाइए। जो भी हो, आप बीच में बिल्कुल नहीं रुकना है। किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो भी बिल्कुल ना रुके, वो भी दिल्ली जाएं और किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई करें। और कभी ये ना सोचें क्योंकि आज अगर पैसा हमारा खर्च होगा तो कल लौट के भी आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, दिमाग में चीज़ें रहें। इसलिए एक फॉर्मूला है, किसी विद्वान ने दिया था, उनका नाम मुझे याद नहीं अभी, कि उन्होंने दिमाग को 4 भागों में बांटा है कि हम कोई चीज़ अगर पढ़ते हैं तो हमें 25% याद रहती है ओनली। अगर उस चीज़ को हम लिखते हैं तो 25% और याद हो जाती है, मतलब 50% हम याद कर लेंगे। और अगर उसका हमने प्रैक्टिकल कर लिया तो वो 75% याद हो जाएगी। और अगर हमने उसको किसी और को पढ़ा दिया तो वो तब जाके 100% याद हो पाती है। तो आप अपना जैसा आपको उचित लगे, समय जितना है आपके पास अपना, आप चूज कर सकते हैं कि पढ़ना, पढ़ने के बाद लिख लिख के पढ़ना और फिर उस पर प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल मतलब सोचना, विचारना। और अगर किसी को पढ़ा दे तो वो पढ़ा दें, आपके पास स्टूडेंट मिल जाए तो हो सकता है कि आपको 100% वो चीज़ें याद हो जाए। फिर एक चीज़ और है, मैंने कहीं भी पढ़ा था कि 24 घंटे के अंदर जो पढ़ते हैं हम, वो 80% हम भूल जाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर हर दूसरे या तीसरे दिन एक सरसरी निगाह से, मान लो किसी ने 8 घंटे पढ़ाई करी है तो 1 घंटा उसके रिवीजन के लिए तीसरे या चौथे दिन आप उसको दें, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और महीने के लास्ट में एक बार और अगर रिवाइज कर देंगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और नोट्स उन चीज़ों का बनाएं जो आपको कठिन लगती है, जो चीज़ें आपको कठिन लगती है उनके नोट्स ज़रूर बनाएं। अगली बात करते हैं हम दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसमें एक शब्द है लोक सेवा। अगर आपको पैसा कमाना है, आपकी बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, तो आप लोक सेवा का चयन ना करें। हाँ, रोजगार के हज़ारों ऑप्शन है, प्राइवेट सेक्टर है, आप वहाँ जाइए। अगर आपको लोक सेवा करना है, सेवा भाव है, तो ही
इन परीक्षाओं की तैयारी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारी आकांक्षाएं है कि कुछ और है और यहाँ पे आके काम कुछ और करना पड़ता है, तो आप शायद उतने सफल लोक सेवक नहीं बन पाएंगे जितनी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले सेवा भावना हो, और आप चाहते हैं कि हम अम, हाँ हाँ, मैं सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा। मैं एक थोड़ा सा पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं पूरे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो सेवा भाव हो तो ही इन परीक्षाओं का चयन करें, अदरवाइज़ रोज़गार के हज़ारों ऑप्शन हैं, आप वहाँ जाइए। मेरा मानना ये है कि आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, गरीब लोगों की सेवा, क्योंकि समाज में वही लोग पाला पड़ेगा आपका जो गरीब है, वंचित है, हैं, जो विकास प्रक्रिया में पीछे रह गए हैं, उन लोगों का विकास करना है, कानून व्यवस्था बना के रखना है, तो बहुत सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है। तो सेवा भाव है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो इन परीक्षाओं का चयन करें। ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों से आपका सामना होना है वो सब आम आदमी है, तो आम आदमी बन के आपको रहना पड़ेगा। तो ज़मीन से जुड़े रहें, बेसिक चीज़ों को पास से समझने की कोशिश करें, पास से देखने को कोशिश करें। फिर पढ़ने में क्या है कि लंबी प्रक्रिया होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम डीमोटिवेट होने लगते हैं, परेशान से होने लगते हैं, मोनोटोनस हो जाता है। मोनोटोनस जब होता है, जब एक ही एक चीज़ कोई बार बार कर रहे हैं, तो व्यक्ति मोनोटोनस हो जाता है। तो उसके लिए कि अपनी एक हॉबी रखें, उसका विशेष ध्यान रखें, हफ्ते में 15 दिन में या डेली जैसा हो। क्रिकेट खेलते हैं तो आप वो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो हॉबी आपको कहीं ना कहीं रिचार्ज करती है, रिचार्ज करने का काम करती है। अगर आप मूवी देखना हुई है तो आप मूवी भी देखिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आप जितनी अच्छी हॉबी रहेगी, जितना टाइम उसमें देंगे, उतना ही अच्छा आप पढ़ाई भी कर सकेंगे। मोनोटोनस होने से बच्चे विशेष ध्यान रखें। मोनोटोनस अगर हो गए तो ये बोझ सा लगने लगेगा। मेरा मानना है कि आप एंजॉय करके पढ़ें, और हर 15-20 मिनट या 40 मिनट जितनी आपकी कैपेसिटी हो, उसके बाद में एक ब्रेक दे। उसके बाद आप सो सकते हैं, 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, व्हाट्सअप चला सकते हैं, उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बोझ नहीं लेना है, बहुत सारी मोटी मोटी किताबें देख के डरना नहीं है। मोटी किताबें लेके आ जाओ, पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ो, नहीं इच्छा हो तो दूसरी लेके आ जाओ, पतली वाली बुक्स। जितना पढ़ सको उतना पढ़ो। हाँ, बैठ के पढ़ना हो तो बैठ के पढ़ो, बैठे बैठे थक जाओ तो लेट के आप पढ़ो, चलते चलते पढ़ो, जैसा आपको, लेकिन पढ़ो, जैसे भी आप पढ़ सकते हो आप पढ़ाई कीजिए। लेकिन बोझ नहीं लेना है, डरना नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि डरना नहीं है। जब हम पहले स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए गए थे, तो बहुत सारी मोटी मोटी किताबें देख के हमें डर लगता था और कुछ समझ में नहीं आता था। 1 साल तक जूझते रहे, समझ में कुछ आता ही नहीं था। फिर पता चला कि यार एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगी। एनसीईआरटी एमपी बोर्ड की मैं बुक से लिया, घर में हमारे छोटे भाई बहनों से उनसे बुक से लिया, तो वो बुक्स में पढ़ा। उसके बाद में जो बड़ी बुक्स है पीएससी के लिए, बड़े बड़े राइटर की, वो समझ में आना स्टार्ट हुई। और जब तक हमारी बेसिक क्लियर नहीं हुए थे, वो बुक्स को समझना हमें थोड़ा सा कठिन हो गया था। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। सिलेबस ज़रूर रखें। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी वेबसाइट में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी, यूपीएससी ने भी उसका सिलेबस दे रखा है। तो सिलेबस लें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें और अपने सामने रखें, और समय समय पर सिलेबस को देखते रहें, और उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो आपके सिलेबस में हैं ना। क्योंकि कहा गया है कि 18 पुराण है, वेद है, शास्त्र है, सब कुछ है। तो किसी ने व्यास जी से पूछा होगा तो उन्होंने कहा था कि जो अपने काम का है वो आप कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। क्योंकि पूरी चीज़ आप कभी भी सभी चीज़ों में परिपक्व नहीं हो सकते, सभी चीज़ें कभी नहीं पढ़ सकते। तो सिलेबस को देखते रहें, और उससे संबंधित आपको जहाँ भी जो चीज़ मिले वो आप पढ़ सकते हैं। एक बार बेसिक बुक्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर अगर आपको कोई कोचिंग के नोट्स या अलग अलग सब्जेक्ट के लिए राइटर की बुक पढ़ना है तो वो भी पढ़ लीजिए। उसके बाद में सबसे अंत में आपको करना है कि घटना चक्र में क्वेश्चन आंसर जो आते हैं उनका आप लगभग उनको रट लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेंस के लिए भी होते हैं और प्रीलिम्स के लिए भी होते हैं। इसके बाद में महावीर और पुणेकर पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक्स हैं एमपीपीएससी के लिए, अपने इंदौर में या सभी जगह बुक स्टॉल पे मिल जाएगी। उसमें क्वेश्चन आंसर टाइप से उन्होंने बुक्स बनाई है, तो वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा एकदम याद करने में आपको आसानी रहेगी, और ये भी आइडिया लगता रहेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। और जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हो चुके हैं कि उनका क्वेश्चन बुकलेट जितनी है प्रीवियस ईयर से, पिछले 10 साल 15 साल, वो आप डाउनलोड कीजिए उस एमपीपीएससी की वेबसाइट से, या मार्केट में उसकी बुक्स अवेलेबल है, तो आप उनको भी पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एमपीपीएससी में,
प्रीलिम्स में नहीं तो मेंस में तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो एक तो एक आइडिया बना रहेगा कि वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, दूसरा आइडिया बनेगा कि लिखना कैसे है, और तीसरा ये है कि क्वेश्चन आंसर से हम जब चीज़ें याद करते हैं तो हमें जल्दी याद होती है, बजाय कि एक बुक तो पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। उससे अच्छा है कि हम क्वेश्चन आंसर टाइप से पढ़े तो हमें चीज़ें जल्दी याद होगी। दूसरी चीज़ें, दिमाग में अनावश्यक चीज़ें ना रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि फालतू दोस्तों से दूरी बना लो, फालतू रिश्तेदार जितने उनसे दूरी बना लो। जितने भी अनावश्यक काम है कि हमें पता है कि हमारे एग्ज़ाम में हमारी राइटिंग, हमारी एग्ज़ाम कॉपी में ये इसका यूज़ नहीं होने वाला है, तो हर उस चीज़ से आप दूरी बना लीजिए। क्योंकि ज़रूरी है कि दिमाग में हमें चीज़ें भरी रहे, इसलिए अच्छा है कि दिमाग में फालतू चीज़ें भी ना आए, दिमाग खाली रहें और वही चीज़ें आपके माइंड में आना चाहिए जिसकी आवश्यकता है। फिर बाकी चीज़ें करने के लिए तो ज़िंदगी भर है ही है, ज़िंदगी चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। कभी निराश ना हो, उम्र को कभी ना देखें, आप जैसे हैं जिस कंडीशन में हैं बस पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। बिल्कुल ना सोचें कि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है। ऐसा भी ना सोचें कि हम तो आज ही करना है, इसी साल करना है, कुछ भी हो जाए। नहीं, इस साल नहीं होगा, अगले साल करेंगे, फिर नहीं होगा, फिर अगले साल करेंगे। ज़िंदगी चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। कभी भी अगर एक चांस निकल जाए तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, धैर्य रखें, सब चलता रहेगा। कभी भी कोई चीज़ बंद नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, बस आप पढ़ते रहिए। कहा गया है ना कि आप चलिए, चल नहीं सकिए सकिए तो आप रेंगिए, लेकिन रुकिए मत, बैठिए मत एक जगह, सोइए मत। तो जितना हो सके, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है या बाद में भी, अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है तो थोड़ा सा पढ़ो। बिल्कुल भी इच्छा नहीं है तो मोबाइल में वीडियो देख लो, राज्यसभा टीवी बताए मैंने, वो चीज़ देख सकते हो आप। तो आप कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते रहें। वो आमिर खान जो कहते हैं ना 3 इडियट पिक्चर में, कि जहाँ ज्ञान की दो बातें मिल रही हैं वो सुन लो। एफएम रेडियो में 8:45 रात में जो न्यूज़ आती है 15 मिनट की, वो पर्याप्त है मेरे हिसाब से। वो न्यूज़ आप देख लो, सुबह एग्ज़ाम अपना न्यूज़पेपर देख लो, उसमें एमपी से रिलेटेड जितनी सरकार की योजनाएं हैं वो बस पढ़ना है, आलतू फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना है। और राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। आर्थिक घटनाक्रम इतना एमपी में पूछा नहीं जाता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। फिर भी ध्यान रखें कि कई बार ऐसा होता है कि बार बार हम असफल होते जाते हैं, तो हो सकता है कि व्यक्ति निराश हो। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि 100% खुशी किसी की किस्मत में नहीं होती है। जहाँ है जैसा है ये मान के चलें कि अच्छा ही होगा, अच्छा ही रहेगा। और फिर भी अगर सिलेक्शन ना हो तो मान के चलिए कि हमारी किस्मत में ही ना था, कोई और चीज़ हमारी किस्मत में थी। आपके लिए शायद ऊपर वाले ने वो अच्छा सोचा था, तो आप उसकी तैयारी कीजिए, लेकिन हताश निराश कभी भी गलती से भी नहीं होना है। उसके बाद में हम कोचिंग का निर्धारण कैसे करें। कोचिंग तो करना ही है, एक बार तो कम से कम कीजिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कम से कम इतनी एक बार तो कोचिंग कीजिए। तो कोचिंग का निर्धारण ऐसे करें कि जहाँ पे आपको उम्र दराज फैकल्टी है, जिस फैकल्टी को पढ़ाने वाले टीचर को 10 से कम 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो ही कोचिंग का आप चयन करें। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने इंदौर में भंवरकुआं पे अपनी अपनी कोचिंग डाल ली है, शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया है। तो आप बिल्कुल विज्ञापनों से भ्रमित ना हो। ध्यान रखें कि जहाँ पर आप डेमो क्लास लीजिए, जहाँ पे आपको अच्छे टीचर मिलें, उम्र दराज जिनकी उम्र ज़्यादा हो, वही आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर एक ही टीचर बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा है तो समझ लीजिए वो बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि कोई भी सिलेबस अनलिमिटेड है, कोई भी आपको एक सब्जेक्ट में ही एक व्यक्ति एक्सपर्ट हो सकता है, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट। लेकिन एक ही टीचर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो समझ लीजिए कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो ध्यान रखिए कि जहाँ भी आपको कोचिंग करना है आप डेमो क्लास लीजिए, और उसमें भी ये ध्यान रखें कि जहाँ पर उम्र दराज फैकल्टी हो, फैकल्टी को 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो, वही कोचिंग ज्वाइन करें। फ़ीस वगैरह बिल्कुल ना देखें, फ़ीस ज़्यादा है तो कभी भी कम फीस के लालच में छोटी कोचिंग या फर्जी कोचिंग ज्वाइन ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर बहुत आगे चल के हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। पैसा एक बार लगता है, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप कैसे ही भी करें, कुछ भी करें, लेकिन अच्छी कोचिंग का सिलेक्शन करें और उसी में आप पढ़ें। और टेस्ट सीरीज मेंस के लिए ज़रूर करें। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, राइटिंग अच्छी होना चाहिए। अच्छी का मतलब ये है कि एग्जामिनर को देखते हुए आपको
पढ़ पढ़ सके, पठनीय होना चाहिए। आप एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम कम रहता है, जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है, तो एग्ज़ामिनर कम से कम इतना हो कि वो पढ़ ले उस चीज़ को। राइटिंग अच्छी है, सुंदर है, तो बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा, 5-10 नंबर का इम्प्रूवमेंट मिल ही जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल ख़राब है तो भी इतनी अच्छी तो होना चाहिए कि अगर स्पीड में लिख रहे हैं तो भी टीचर जो कॉपी चेकर है उसको पढ़ने में आसानी हो। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो बहुत सारी कॉपियाँ चेक करते हैं, उनका मूड ख़राब रहता है, वो एक एवरेज नंबर जो सबको देते हैं वो देते हुए चले जाएंगे। और ज़रूरी है कि हमें दूसरे से हर क्वेश्चन में आधा नंबर ज़्यादा लाना है, बहुत ज़्यादा विशेष प्रयास नहीं करना है। एक क्वेश्चन में आधे नंबर ज़्यादा लाएंगे तो एक पेपर में अगर 10 नंबर ज़्यादा लाते हैं तो 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर में हम 60 नंबर ज़्यादा ले आए तो बहुत आगे निकल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दूसरों से बस थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है, एक क्वेश्चन में आज ज़्यादा आधा नंबर ही ज़्यादा लेके आना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। और कोशिश करें कि राइटिंग इम्प्रूवमेंट आप करते रहें, लिखते रहें, आदत में बनी रहें चीज़ें, नहीं तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा लिखना कठिन हो जाता है। उत्तर लिखे तो उसमें उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे बुक्स में तो बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, उनको आप हाईलाइट करते रहें, अंडरलाइन करते रहें और उनको बार बार पढ़ते रहें तो एग्जाम्पल आपको याद हो जाएगा। कहा गया कि अनभ्यासेन विषम विद्या, अभ्यास करेंगे तो ही विद्या आएगी, इसलिए आप रुके नहीं। लॉकडाउन है, कोचिंग है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, फिर भी आप पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, बिल्कुल उस चीज़ को ब्रेक ना होने दें। अगर एक बार ब्रेक लगता है तो वापस कंटिन्यूटी बनाने में बहुत परेशानी आती है। क्वेश्चन आंसर जब मेंस में आप लिखेंगे तो बहुत सारे लोग लिख भी चुके होंगे या लिख रहे होंगे, तो उसमें एक विशेष ध्यान रखें, जो गलती मैंने की है कि अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हम बिल्कुल भी ना लिखें, 0 नंबर देते हैं डायरेक्ट। अगर उससे क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन जो पूछा है वो ही लिखना है, अगर उससे रिलेटेड भी लिख रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है हमारा। तो ये चीज़ ध्यान रखें। गुणवत्ता के आधार पर नंबर दिए जाते हैं, जो पूछा गया है उतना ही लिखे, छोटा लिखे और आगे बढ़े, टाइम बचाएं और अगले क्वेश्चन में अपना टाइम दे। उल जलूल चीज़ें अपने को नहीं लिखना है, अनवांटेड चीज़ें हमें नहीं लिखना है। एक तदर्थवादी ना बने। तदर्थवाद मतलब कि जब समस्या आएगी जब देखा जाएगा, ऐसा ना रखें, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आपको कोई कठिनाई है पढ़ने में तो उसको हाल के हाल ही निपटाते रहें, लंबे टाइम के लिए कभी ना छोड़ें, ठीक है। और जितने शब्द सीमा में आपसे उत्तर पूछा गया है उतना ही उत्तर मेंस में आपको लिखना है। 200 शब्द का है तो आप 220 अधिकतम लिख सकते हैं, कम लिख सकते हैं। 200 शब्द का क्वेश्चन माना पूछा गया है तो आपको आता है तो आप 100 शब्द में लिखिए और आधे आगे बढ़िए, आधे नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर 200 शब्द का पूछा गया है 250 शब्द लिख रहे हैं तो वो 50 शब्द आपके लिखे हैं, ना तो एग्जामिनर उनके नंबर देगा और उल्टा आपको नुकसान ही झेलना पड़ सकता है। हमने गलतियाँ करी है, फिर एमपीपीएस से जाके हम बाद में आरटीआई के थ्रू कॉपी देखते थे तो हमें पता चला कि हाँ, जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, जो पूछा गया है वही लिखना है। अगर नहीं आता है तो वो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़िए। एक चीज़ और देख सकते हैं आपकी, मोटिवेट आप हमेशा बने रहें, उसके लिए मैंने बताया था कि महापुरुषों की जीवनी आप, जी नेपाल बोरवेल, नेपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, ध्यान रखें कि मोटिवेशन बना रहे हैं, इसके लिए महापुरुषों की जीवनी। महापुरुष में कौन है? इंटरनेशनल महापुरुष भी है, थॉमस एडिसन है, अब्राहम लिंकन है, हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी है। आप इन लोगों की जीवनियाँ जरूर पढ़ते रहें, इनसे रिलेटेड कोई भी बुक आपको मार्केट में मिले आप लें और महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में किसी एक महापुरुष को उठाएं और उसके जीवन के बारे में आप जरूर पढ़िए। वो कहते हैं ना, थॉमस एडिसन एडिसन ने कहा एक बल्ब का आविष्कार करने के लिए वो लगभग 800-900 उसने प्रयोग किए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो ऐसा दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए और उसके साथ धैर्य भी होना चाहिए। कोई भी चीज़ आज ही पाले ये कामना ना रखें, और थोड़ा बहुत खतरा तो उठाना ही पड़ता है, रिस्की है। और पृष्ठभूमि शायद हमारे समाज के लोगों की उतनी अच्छी नहीं होती। हालांकि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि अच्छी है, अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़ के आ रहे हैं तो वो बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन जो पुराने लोग हैं हमारे टाइम के, जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, तो पृष्ठभूमि अच्छी ना होने के कारण बहुत समस्याएं आती है। लेकिन हम कवर कर सकते हैं, वही बेसिक बुक से जो बताई है, एमपी बोर्ड वापस उठाइए, वापस किताबें खरीदिए, कक्षा 6 से कक्षा 10 तक जो एनसीईआरटी लीजिए, एक बार उनको पढ़ लीजिए, 6 महीने लगेंगे पढ़ने में। तो कहीं ना कहीं हम जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ पर फोकस किया जाता था पढ़ाई को,
हम भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। पहले नहीं पहुंचे तो अब पहुंच सकते हैं, इस बात से कभी भी निराश ना हो। अब्राहम लिंकन से एक बार पूछा गया है कि आपको अगर एक पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी दी जाए तो आप क्या करेंगे, तो अब्राहम लिंकन ने बोला था कि मैं सबसे पहले 1 घंटा, जो 6 घंटे में से मुझे 1 घंटा जो मिला है उसमें कुल्हाड़ी की धार को तेज करूँगा। तो कुल्हाड़ी की धार को कैसे तेज करना है, बेसिक बुक से पढ़ना है, बेसिक नॉलेज, हर जो छोटी छोटी टर्म आती है न्यूज़पेपर में आती है उनको आप देखिए, उनको इंग्लिश वर्ड भी सीखते चलिए। छोटी छोटी टर्म है, छोटे तदर्थवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, समाजवाद और जातिवाद दोनों में क्या अंतर है, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम, ये ही बेस है और बहुत ज़रूरी है कि हम आगे कंपटीशन में कहीं ना कहीं दूसरे से आधा नंबर ज़्यादा लाने में सक्षम हो गए। एक काम और कर सकते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग जो चीज़ें होती है उसमें सुना है, हमने पढ़ा है, विद्वानों ने कहा है कि ये आपके दिमाग की कोशिकाएं जो नर्वस होती है उनको स्ट्रॉन्ग करती है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि डेली 15 मिनट, 10 मिनट या एक क्वेश्चन पर डे आप मैथ्स का कीजिए। मैथ्स का या रीजनिंग का जो भी है, तार्किक क्षमता आपकी उसमें उसका तार्किक क्षमताओं का विकास होगा और दिमाग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो आप कोशिश कीजिए कि डेली एक क्वेश्चन मैथ्स का ले लो या रीजनिंग का ले लो, कि सब कुछ पढ़ना ही है, उसके बावजूद एक क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन 5 मिनट में, 10 मिनट में हो जाए, ऐसा रीजनिंग का, मैथ्स का एक क्वेश्चन आप पर डे कीजिए। आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और कहीं ना कहीं आपके दिमाग को भी उसके विकसित करने में आपको मददगार होगा। इसके बाद में टेस्ट सीरीज, आप मेंस या प्रीलिम्स के टाइम पे टेस्ट सीरीज जरूर करें। जिन लोगों ने कोचिंग कर ली है वो भी टेस्ट सीरीज करें, जो ऑलरेडी टेस्ट सीरीज कर चुके हैं वो भी टेस्ट सीरीज करें। मेंस के टाइम में बिल्कुल भी रिस्क ना ले, लिखने की प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके 3 महीने पहले से आप टेस्ट सीरीज मेंस एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर कीजिए। प्रीलिम्स में एक बार ना करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप टेस्ट सीरीज ज़रूर कीजिए। और एक चीज़ और लास्ट में ध्यान रखिए कि दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जिनको वो नहीं मिलता जो वो चाहते थे। केवल 1% ही लोग हैं जिनने जो चाहा उनको मिल गया। इसलिए धैर्य रखे, अगर नहीं मिले तो समझ लो किस्मत में नहीं था, या हम उसके लायक नहीं थे, या ऊपर वाला नहीं चाहता था कि हम वहाँ जाएं। क्योंकि 99% जो लोग हैं उनको वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। और अगर विपरीत समय चल रहा है तो इंतज़ार करें, सूरज निकलेगा, सूरज निकलने का इंतज़ार करें, अच्छे समय का इंतज़ार करें, अच्छा टाइम आएगा और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। अब आप अपने क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अगले 5 मिनट आप जो लोग भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके परिवार वालों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों का विशेष सपोर्ट करें, सभी तरह से सपोर्ट करें, आर्थिक रूप से भी उनका सहयोग करें, उन्हें टॉर्चर ना करें। उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी उनसे बोले बेटा पढ़ो, कभी भी उनको डिमोटिवेट ना करें। ये विनम्र निवेदन है। इसकी वजह से हमारे साथ जो पुराने जो लोग हैं जो पहले पढ़ते थे, 10 साल पहले कोचिंग करने गए थे, बहुत सारी परेशानियाँ झेली हैं। और अधिकतर बच्चे अकेले रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो वो चीज़ें सोचने लग जाते हैं। तो हमेशा उनको मोटिवेट करें, कम से कम उनके सामने तो उनको अच्छा खाए, बाद में आप भले उनको गलत बोल सकते हैं, कम से कम उनका मनोबल बना रहें, कभी भी किसी का मनोबल ना तोड़े। वो भी एक तरह का पाप कर्म ही होता है। अगर कोई पढ़ रहा है आपके यहाँ से तो उसका कभी भी मनोबल ना तोड़े। आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे ये सब बातें ना करें। आप उनसे यही कहें कि आप पढ़ो बेटा, जो होगा अच्छा होगा, आप तैयारी करो, और कोई समस्या है तो हम लोगों को जिसने कहा था कि आप पढ़ाई कीजिए, जो समस्याएं हमें बताए, तो वो लोग हमें आज भी याद है। और जो लोग बुरा बोलते थे उनके लिए नफरत के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्ती आ रहे हैं, कभी भी अपने बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनका मोरल डाउन ना करें। मोरल बढ़ा नहीं सकते तो आप कम से कम मोरल डाउन भी ना करें। हाँ, आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए जैसा आपको लगे। श्रीमान जी, अमूल्य समय दिया है, देखता हूँ मैं। सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाना है? स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं है, बहुत सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। जो पास हो गया उसकी स्ट्रेटजी अच्छी है,
और जो नहीं हुआ इसकी स्ट्रेटजी ख़राब थी। तो ये आप अपने ऊपर होता है, स्ट्रेटजी बनाना बहुत कठिन है। आसान है, स्ट्रेटजी बनाना आसान है, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत कठिन है। आखिर में व्यक्ति वही करता है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है और जहाँ उसकी इच्छा होती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपना इंटरेस्ट पैदा कीजिए। और एक आदत, सबसे बड़ी चीज़ है आदत। आज आप जिसकी जो आदत विकसित हो गई, आदत विकसित कीजिए। मैंने शायद वही किया है। आपको पढ़ने का मन नहीं कर, आप 4 दिन 5 दिन ज़बरदस्ती पढ़िए, छठवें दिन से आपको चीज़ें आदत में आ जाएगी। 7वें दिन आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका खाना नहीं पचेगा। इसलिए पढ़ने की आदत अगर बना लोगे, इस टाइम पे पढ़ना है, तो उतना आप पढ़ोगे तो ही आपका मन शांत रहेगा। अदरवाइज बहुत परेशानियाँ हो जाएगी। इसलिए आदत, हैबिट सबसे बड़ी चीज़ है। हैबिट आपको बना भी सकती है, बर्बाद भी कर सकती है। हैबिट पढ़ने की विकसित कर लीजिए। जब तक नहीं पढ़ोगे आपका खाना नहीं पचेगा। और हैबिट को कंटिन्यू कीजिए, बीच में कभी भी छोड़ना नहीं है। हाउ टू डू हाउ टू डू चूज़ राइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बुक्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। मैं भी देखता रहता हूँ यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत सारी लिंक आती है। तो कहीं भी इधर वगैरह हमें नहीं पढ़ना है। राज्यसभा टीवी और ओनली आईएएस करके एक चैनल है यूपीएससी का, वो आप पढ़िए। वो ओनली आईएएस इंग्लिश मीडियम का है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा, हमारे नॉलेज को विकसित करेगा। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं, ओनली आईएएस। बाकी फर्जीवाड़ा बहुत है ऑनलाइन, अपने अपने प्रचार के लिए जो बाजारीकरण शिक्षा का मार्केटाइजेशन हुआ है, तो लोग कुछ भी कॉपी पोस्ट इधर उधर से करते रहते हैं। तो ऑनलाइन से जितना हो सके दूर रहें और उनसे बचें। ओमकार दांगी ने पूछा है, न्यू सिलेबस के लिए कैसी स्ट्रेटजी बनाए। जो पुराने वाला सिलेबस है उसमें और नए में कोई अंतर नहीं है, उसी के अनुसार आप पढ़ते रहें। पहले प्रीलिम्स की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो वही फैक्चुअल चीज़ें अब भी पूछी जाएगी, उसमें सेम है, कोई अंतर नहीं है। एक्ट वगैरह हटाएं एमपीपीएससी के लिए। राज्यसभा टीवी इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल सिविल्स। हाँ, राज्यसभा टीवी तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा। जितना हो सके आप उसके पूरे प्रोग्राम देख लीजिए। ज़रूरत नहीं है तो भी देख लीजिए, क्योंकि वो इंटरव्यू में आपको सहयोग करेगा, इंटरव्यू में नंबर अच्छे दिलवाएगा। इंटरव्यू में आपसे रटी रटाई चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो इंटरव्यू में पूछी जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि राज्यसभा टीवी या डीडी न्यूज़ देखें तो डीडी न्यूज़ या राज्यसभा टीवी, बाकी और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। राज्यसभा टीवी और डीडी न्यूज़, ये जो 2 चैनल ही आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। बाकी कहीं भी न्यूज़ आ रही है तो आप वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगी और नुकसान ही करवाएगी ऐसी चीज़ें। कोचिंग बेनिफिशियल रहती है फिर सेल्फ स्टडी। वर्तमान समय में जो बाजारीकरण हुआ है ना, इसकी वजह से कंपटीशन जिस लेवल पे पहुंचा है, इसलिए एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार ज़रूर आप कम से कम कोचिंग करें। उसमें आपका फ्रेंड सर्किल विकसित होता है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, चीज़ें आसान लगने लगती है। खुद बुक उठा के देखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा पढ़ने के लिए। तो कोशिश करें कि एक बार कोचिंग ज़रूर करें, और उसमें आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को आसान बनाने में सहायता मिलेगी। एमपीपीएससी के लिए एनसीईआरटी ठीक रहेगी। एमपीपीएससी क्या, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, व्यापम हो, यूपीएससी हो, कोई सा भी हो, उसके लिए आप एनसीईआरटी या एमपी बोर्ड की बुक्स एक बार ज़रूर पढ़ें। आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। जी थैंक यू विनय कुमार सिंह, सूरज सिंह, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्वेश्चन आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कुछ भी। सर 12th के बाद क्या करें, अक्षय प्रताप ने पूछा है। 12th के बाद जो आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट चूज करें। आपको बैंक की नौकरी अच्छी लगती है तो आप बैंक की तैयारी कीजिए। आपको सेवा करना है, सिविल सर्विसेज, उसका सिलेबस देखिए। जो सिलेबस आपको अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, वो कीजिए। जो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है वो आप बिल्कुल ना करें, बहुत नुकसानदायक होगा। या फिर उसमें इंटरेस्ट विकसित करें। कोशिश करें कि जो चीज़ हमारे इंटरेस्ट में है, बैंक की नौकरी अच्छी लगे तो बैंक की तैयारी करो। आर्मी ज्वाइन करना है तो वो अच्छा लगता है तो वो, उसके लिए आप तैयारी कीजिए। लेकिन जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपकी रुचि है, वो काम करें। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं है तो टाइम से अपना रोजगार करें, बिजनेस करें, खेती करें, जो भी है। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, ध्यान रखें। वर्तमान में कोई भी काम बुरा नहीं है। आप जो करना चाहे, नौकरी के पीछे ना पड़े। अगर आपको पढ़ने में मन नहीं है या नौकरी करने में मन नहीं है तो आप अपना रोजगार करें। रोजगार के हज़ारों ऑप्शन है वर्तमान में, तो ऑप्शन की कमी है ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर और टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे ऑप्शन बढ़ाए हैं। तो कोशिश करें कि हमारा जहाँ इंटरेस्ट है हम वही चीज़ करें। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था
ये जो सामाजिक विषय हैं इनमें मेरा इंटरेस्ट था। आखिर में मैं सफल यहीं जाके हुआ। मैं ट्वेल्थ मैंने मैथमेटिक्स से किया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। उसके बावजूद हवा चली, लहर चली, गाइडेंस नहीं मिला। ठीक है, जो भी जो किस्मत में रहा होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमने इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन वहाँ भी इंटरेस्ट नहीं था, तो वहाँ भी हम परफॉर्म नहीं कर पाए। आखिर में इंटरेस्ट था सोशियोलॉजी में, सामाजिक विषयों में इंटरेस्ट था। सामाजिक विषय एमपीपीएससी यूपीएससी सामाजिक विषयों का ही दूसरा नाम है। हम यहाँ आए और सफल हो गए। इसलिए कोशिश करें, जो आपका इंटरेस्ट है वही करें। अगर आपका कंप्यूटर में अच्छा दिमाग लगता है तो आप इंजीनियरिंग करें। तो बहुत सारी चीज़ें, अपने इंटरेस्ट का जरूर ध्यान रखें। टू बिकम सिविल सर्विस इज़ माई पैशन। ओमकार दांगे जी, बहुत बहुत बधाई। बिना कोचिंग के कैसे तैयारी करें? बिना कोचिंग के तैयारी, दांगी प्रभा ने पूछा, बिना कोचिंग के तैयारी कैसे करें? इसके लिए यूट्यूब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, और घटना चक्र मैगजीन आप बिल्कुल पढ़ते रहें। और यूट्यूब पे जितने जो टॉपर्स हैं उनके आप डालिए एमपीपीएससी टॉपर्स इंटरव्यू, तो उन लोगों का आपने 15 दिन में या हफ्ते में एक बार ज़रूर देखते रहें। उससे ये होगा कि आपको अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी मैं बताई, मैं अपने हिसाब से जो मैंने किया है वो मैंने बताया है, लेकिन मुझसे अच्छा कोई और भी हो सकता है। इसलिए आप टॉपर्स के इंटरव्यू जरूर पढ़ें, यूट्यूब पे देखें। भीड़ लगी हुई है, यूट्यूब पे एक बार डालेंगे बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू आएंगे। आप टॉपर्स के इंटरव्यू जरूर देखें, क्योंकि सब मुझसे भी कोई बेटर हो सकता है। इसलिए मैंने जो बताया वही आप काम ना करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म से देखते रहें, जानकारी लेते रहें। सर जी, ट्वेल्थ के बाद क्या करें? अब वो आपका इंटरेस्ट है, ट्वेल्थ के बाद क्या करें? हाँ, इंटरेस्ट जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वही चीज़ करें। मेरा मानना यही है, उसमें आप अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, या सफलता भी मिलती है तो उस लेवल की सफलता जो मिलना चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है ना। तो कोशिश करें कि जिस चीज़ में आपकी रुचि हो वो ही काम करें, वही अच्छा रहेगा। समाज सेवा करना है तो समाज सेवा कीजिए, बिजनेस करना है तो बिजनेस कीजिए, पढ़ाई करना है पढ़ाई कीजिए। सर, हमने एमएससी मैथमेटिक्स से कर रखी है, आगे क्या करें? आपका इंटरेस्ट अगर मैथमेटिक्स में है तो आप नेट और प्रोफेसरशिप के लिए ट्राई कर सकते हैं। सामाजिक विषय पढ़ने में रुचि है तो ये एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग का चयन करना चाहिए, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। सामाजिक विषय जितने भी है, समाजशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, इतिहास है, आर्थिक है, तो इनका वेटेज ज़्यादा रहता है। तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर देखिए, जो चीज़ें पढ़ने में इंटरेस्ट है। सिलेबस हमेशा डाउनलोड कीजिए, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस अगर आपके लिए इंटरेस्टिंग है तो वो बेनिफिशियल रहेगा, वही का आप काम कीजिए। सर, मेहनत करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है। हाँ, बिल्कुल मिलती है, मेहनत करते रहो। रेलवे एनटीपीसी और आरआरबी की परीक्षा कब होगी? ललित दांगी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ये आप गूगल कीजिए, उसमें सरकारी जॉब अलर्ट करके एक वेबसाइट मिलेगी, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, वो कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन सा रिजल्ट आया, कौन सा एडमिट कार्ड आया, बहुत अच्छे जानकारी देता है। सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, ये आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। सर, लिखावट कैसे सुधारे? बार बार लिखें। और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जो आपको लिखना सिखाती है, तो बिल्कुल छोटा आ बड़ा आ वहाँ से स्टार्टिंग कीजिए, और उन शब्दों को बार बार लिखिए। यूट्यूब पे आप डालिए कि सुंदर लेखन, यूट्यूब पे आप डालना सुंदर लेखन, बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, उनको आप फॉलो कीजिए। हाँ, नुकसान भी होता है, बहुत सारे फर्जी वीडियो होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो आप बहुत सारे वीडियो देखिए और उन चीज़ों को आप अपनी कॉपी में लिखिए और बार बार लिखिए, राइटिंग सुधर जाएगी। सब सर, अच्छी बुक किस कंपनी की होती है एमपीपीएससी के लिए? सारी बुक अच्छी है, अरिहंत अच्छा है, महावीर अच्छा है, पुणेकर अच्छा है, और सिलेबस लगभग सेम है। तो आप कोई भी लीजिए, कोचिंग के नोट से भी ले सकते हैं। एक आकार कोचिंग इंदौर में, उसका अच्छे नोट्स सुनने में आए, देखा भी है मैंने। लेकिन वही चीज़ें हैं, सभी जगह वो सेम मिलती है, वही आकार में मिलेगा, वही आपको दूसरे कंपनी के नोट्स में मिलेगा। तो सभी चीज़ें सेम है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। महावीर में एक चीज़ जरूर कीजिए, महावीर का क्वेश्चन आंसर टाइप से बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, तो वो आप करें। सर, ग्रेजुएशन के बाद एमएसडब्ल्यू सब कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा भाई। एमएसडब्ल्यू आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर कीजिए, एमएसडब्ल्यू में ज़रूर कीजिए।
ठीक है, आप जिन लोगों ने सुना है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप जल्दी सफल होंगे, और अपने आप अगर नहीं कर पाए तो अपने छोटे भाई बहन और अधिक से अधिक लोगों को ये चीज़ें बताइए, पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए, जो समाज के लिए देश के लिए हितकारी होगा। और अंत में मैं यही दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि 100% खुशी किसी की किस्मत में नहीं होती। इसलिए अगर आपको कभी लगता है तो इस चीज़ को नोट कीजिए कि अगर किस्मत में है तो चीज़ें ज़रूर आएगी, और किस्मत में नहीं होगी तो कितनी मेहनत कर लो वो शायद नहीं आएगी। और वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा करता है, तो कोशिश कीजिए कि वो हमारे लिए फ्यूचर में हो सकता कुछ नुकसानदायक हो जाता। इसलिए आप जहाँ हो, जैसे हो, अच्छे हो और अच्छे के लिए प्रयास करते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जीवन में सबसे अहम होती है हमारी खुशी। खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर कंडीशन में आप जैसे हैं, जहाँ हैं, जितने स्रोत आपके पास है उनमें खुश रहिए। और कहते हैं ना, आत्मनिर्भरता और संतुष्टि, दिमाग में हमेशा संतुष्टि होना चाहिए। जितना है, जैसा है, संतुष्टि है। क्योंकि हम बहुत खुशकिस्मत लोगों में से है, क्योंकि बहुत सारी आबादी ऐसी है जिनके पास कुछ भी स्रोत नहीं है। उन्हें डेली अपने खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए, रहने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो उन लोगों से आप कंपैरिजन कीजिए और खुशियाँ मनाइए कि हम हमारे पास कम से कम ये चीज़ें तो हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं कि ज़िंदगी में मेहनत तो करना ही है आगे पीछे। एक रिक्शा वाला है तो वो भी मेहनत कर रहा है, एक मजदूर है वो भी मेहनत कर रहा है। तो मेहनत तो जीने के लिए सबको करना ही पड़ेगी। बिजनेसमैन है वो भी मेहनत करते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी है डिपार्टमेंट में, बड़े बड़े जो पदाधिकारी होते हैं वो भी दिन रात मेहनत करते हैं। तो ज़िंदगी में आराम तो कभी होता नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मेहनत और संघर्ष के साथ जीना सीख लेना ही अच्छा रहेगा। तो जहाँ हो, जैसे हो, संतुष्ट रहिए और अच्छे के लिए प्रयास करते रहिए। और फिर भी अगर ना हो तो सोचिए कि 100% खुशी किसी की किस्मत में नहीं होती है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। सर, आपका नाम क्या है, आपकी पोस्टिंग का है? मैं दिनेश दांगी हूँ, विक्रम सिंह जी, और मेरी पोस्टिंग है सेंट्रल जेल इंदौर में डिप्टी जेलर पद पर। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप टॉपर्स के इंटरव्यू जरूर पढ़ते रहिए, वो आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। और घटना चक्र जो मैगजीन है वो आप सब्सक्राइब करवा लीजिए, उसको हर महीने पढ़िए। और न्यूज़पेपर और राज्यसभा टीवी, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखिए। और बेसिक अपना जो एनसीईआरटी है, एमपी बोर्ड की जो कक्षा 6 से कक्षा 10 तक जी बुक्स है वो आप पढ़ते रहिए। और घटना चक्र में हर महीने इंटरव्यू आते हैं टॉपर से के, तो वो आप पढ़ते रहेंगे तो और भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।